गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूँ दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो हमारा क्लास 12 का जो चौथा चैप्टर यानी कि फोर्थ चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नियरली इट विल टेक अबाउट 5 और 6 लेक्चर टू कंप्लीट। तो छोटा सा ये एक टॉपिक है और ये एक लेसन है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर ये टॉपिक आप कर जाते हो तो एक या दो क्वेश्चन आप आसानी से नीट में क्रैक कर जाओगे। यानी बेटा जी, ये अगर आप चैप्टर पढ़ लो जो कि काफ़ी आसान सा चैप्टर है, ठीक है, तो आप जो भी नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो बेटा वो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे और सही कर पाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लियर है जी, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलिए बेटा, अब सबसे पहले एक आउटलाइन बना लेते हैं बेटा जी कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो सारी चीजें आउटलाइन है मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, HEALTH। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, ठीक है। और किन्हीं सारे मेथडों से, बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जिसके द्वारा वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लियर है। सेकेंड हम पढ़ेंगे बेटा पॉपुलेशन के बारे में, यानी बेटा किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और कौन कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पॉपुलेशन क्या हो, घटे या चेक करें हम पॉपुलेशन को। द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि बेटा बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड, बैरियर, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, जिसके द्वारा हम पॉपुलेशन को कम करने की, अनवांटेड प्रेगनेंसी या कंसेप्शन से बचने की कोशिश करेंगे, क्लियर है जी। देन अगर मान लीजिए सारे मेथड्स फेल हो गए तो भी एक उपाय है दैट इज नोन एज द MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को बोला जाता है बेटा जी एबॉर्शन। क्या बोलेंगे? एबॉर्शन, क्लियर है जी, इसी को बोलते हैं एबॉर्शन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा। देखिए नेक्स्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन भी बोलते हैं। और उसके नेक्स्ट हाफ में हम पढ़ेंगे द वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यू टू दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्लियर है जी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा जी ART का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करते हैं, बेसिकली करते तो हैं, लेकिन बेटा जी वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं, यानी इनफर्टाइल कपल होते हैं। जैसे एक दो दिन में तो हम नहीं बोल सकते कि एक बार सेक्स किया, इंटरकोर्स किया और मेरे को बच्चा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। नियरली अगर जिसकी शादी हो गई है और 2 साल के आसपास तक अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा है तो बेटा जी उसी को बोलते हैं क्या बेटा, इनफर्टाइल कपल। और जो भी इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनके लिए कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी टर्म्स आपने सुनी होगी। तो हम देखेंगे किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल बनाने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश की जाती है। दैट इज नोन एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये सारे टर्म्स मैंने बताए जो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो एक आउटलाइन आपके दिमाग में बन गई जिसके द्वारा कि हम किस तरह से इस चैप्टर को डील करने वाले हैं, क्लियर है। इसको लिखिएगा जरा। चलिए बेटा जी, तो सबसे पहले जो टर्म दे रखा है एनसीईआरटी में वो दे रखा है बेटा जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी बेटा जो रिप्रोडक्शन में ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं वो सब क्या हो, हेल्दी हो, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनिशियली यही कहा जाता था
कि भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे होंगे, यानी ओवरी है उसके अंदर से प्रॉपर क्या निकल रहा है, एग निकल रहा है, स्पर्म कहाँ से निकलेगा, टेस्टिस से निकलेगा। तो जब प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रहे हैं सारे ऑर्गन्स, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। जैसे मैं एक बताऊं, मेरी ही जानने वाली हैं, एक भाभी हैं, बेटा वो माँ नहीं बन पा रही थी, क्यों, क्योंकि उनके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज था, ठीक है। तो ब्लॉकेज को अगर आप खोल देंगे आसानी से, भैया एग जाएगा एम्पुला पे और स्पर्म भी आएगा एम्पुला पे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन वहां पे एग नहीं जा पा रहा था ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द केस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है जी। तो इन सब केसेस में भी कोई क्या कर सकता है बेटा, ब्लॉकेज का मतलब क्या हो गया, वही हो गई कि बेटा उसके में एबनॉर्मलिटी है, यानी एबनॉर्मल अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन नहीं होगी, यानी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। ये पहले बोला जाता था, लेकिन बाद में WHO ने इसको एक ब्रॉड कंसेप्ट में लिया। पहले वाला देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द टर्म सिंपली रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्दी होने चाहिए विथ इट्स नॉर्मल फंक्शन, और फंक्शनेबल होने चाहिए, नॉन फंक्शनेबल नहीं होने चाहिए। अगर टेस्टिस है और वहां से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्या बेटा फंक्शनल है, नहीं है, नॉन फंक्शनल है। ओवरी है, वहां से किसी कारणवश मान लीजिए वहां से अंडा डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बेटा जी क्या है, वो फंक्शनल है, नहीं फंक्शनल है। तो जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो हेल्दी होने चाहिए और फंक्शनल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए। इसके बाद में, ये तो पहले बोला गया, लेकिन बेटा जी WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। आज के माहौल की अगर बात करो, कभी कहते हैं मास्क जरूरी है, कभी कहते हैं N95 मास्क जरूरी है, कभी कहते हैं मास्क केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पहने। बेटा करना क्या है, डिसाइड कर लो। ये तो कोरोना फैल गया, जो होना था वो हो गया, तुम लोग क्या करना चाहते हो ये डिसाइड कर लो, बैठ के डिसाइड कर लो करना क्या है। क्लियर है, WHO वाले डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि होगा क्या, कैसे क्या करना है, ठीक है। ऑब्वियसली कोरोना की बात कर रहा हूँ, लेकिन बेटा अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो NCERT में एक डेफिनेशन दी रखी है जो कि WHO ने प्रिस्क्राइब किया है। सो अकॉर्डिंग टू WHO किसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होने से मतलब नहीं है, यहाँ पे सारे कंसेप्ट को मेंशन किया जाता है, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल और आपका फिजिकल, इन सारे कंसेप्ट को मिला के बोला गया। अगर वो देखिए अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग, यानी बेटा हर तरीके से वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर में वेलबींग होना चाहिए, हर तरीके से, चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे बिहेवियरल हो, हर एस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए बेटा, हेल्दी होना चाहिए। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, किसमें बेटा, ऑल द टाइप ऑफ एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल, यानी बेटा उसके अंदर में जो भी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फिजिकली एक्टिव हो, क्या हो बेटा, फिजिकली एक्टिव हो, यानी कि फंक्शनल हो। दूसरा अगर मान लीजिए सेकंड है, दैट इज नोन एज द इमोशनल। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की है, ठीक है जी, अभी वो खुद बच्ची है, सुनिएगा, खुद अभी बच्ची है, तो इमोशनली वो अभी तैयार नहीं है। मान लीजिए किसी की बहुत जल्दी शादी हो गई, जो कि हमारे यहाँ पूर्वजों में होता था, कर देते थे, 12 साल 14 साल के बीच में शादी हो जाती है, बाद में इसको बैन किया गया, ठीक है। लेकिन बेटा उससे पहले अगर मान लीजिए कोई भी एक लड़की है जो इमोशनली तैयार नहीं है कि आई एम हैविंग अ बेबी, मैं अगर बोलूँ खुद वो बच्ची है और उसे एक बच्चा हो जाए, तो बेटा उसको ये पाल पाएगी क्या, नहीं पाल पाएगी, तो उसकी हेल्थ तो खराब होगी ही होगी, बच्चे की भी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इमोशनली अगर कोई भी बेटा बेबी को करना चाहता है, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, उनको इमोशनली क्या होना चाहिए बेटा, तैयार होना चाहिए, ताकि या वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी। क्लियर है जी, तो इमोशनली अच्छे से तैयार होना चाहिए, तब वो जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। बिहेवियरल, देखिए
कई बार क्या होता है बेटा, माँ बनने के बाद में बिहेवियर में काफ़ी सारा चेंजेस आ जाता है। जैसे अगर बात करेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे बच्चा रोएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वो बच्चे के पास दौड़ के जाएगी, क्या करेगी बेटा कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसे मुझे क्या देना है भैया, दूध पिलाना है। तो बेसिकली बहुत सारे जिम्मेदारियां भी चेंज हो जाती हैं, बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। अगर आप देखेंगे कोई भी अगर मैरिज भी हो जाती है किसी किसी के, तो वहाँ भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और कोई अगर बंदा जिसकी शादी हो गई है और बच्चे हो गए हैं, वहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर मदर में आप देखेंगे उसके अंदर में मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन होने लगेगा, जो कि मान लो कभी नहीं हो रहा था, अचानक से होगा। तो बेटा वो क्या, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, दर्द होने लगे। तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक एस्पेक्ट, यानी बेटा जनरली समाज में क्या होता है बेटा, अगर लड़की पैदा होती है तो लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। देखिए, तो बेटा इस पूरे कंसेप्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि बेटा डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि कोई लड़की पैदा हो गई तो उसे मार दो, लड़का पैदा हो गया तो उसको जिंदा रखो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सारे जो सोशल एस्पेक्ट होंगे, सामाजिक तौर तरीके होंगे, सब कुछ को लेके, क्या मैंने बोला, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, सारे एस्पेक्ट में अगर कोई, यानी बेटा अगर कोई मदर है, फादर है, वो उसको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, बेबी कैसा होने वाला है, सोशली लोग क्या सोचते हैं कि लड़का होगा तो क्या, लेकिन मदर और फादर दोनों लोग तैयार है, जो भी होगा हम उसको अच्छे से पालेंगे, अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे, अच्छे से उसको क्या करेंगे बेटा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो बेटा वही उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। क्या होगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। समाज उनके बारे में क्या सोचता है कि अरे बाप रे, पहले से 2 लड़की थी, एक और लड़की हो गई, पता नहीं कैसे ये वो करेंगे, मैनेज करेंगे, होता है ना समाज में, देखेंगे। तो हर तरह से, चाहे फिजिकल, चाहे सोशल, चाहे इमोशनल, चाहे बिहेवियरल, सब में वेलबींग अगर कोई बंदा है तो वही वो क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी बंदा है। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, ये आपका दे रखा है एनसीईआरटी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द डिफरेंट स्ट्रेटजीज that can be applied in order to maintain a reproductive health, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं, इन दोनों को जरा आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए बेटा जी, देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। प्रॉब्लम क्या क्या है जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एंड द स्ट्रेटजीज, द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज दैट कैन बी अप्लाइड टू डिक्रीज दैट, क्या बेटा, पॉपुलेशन को घटा पाए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर पाए। ठीक है जी? देखिए, जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो है बेटा आपका ओवर पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की ही बात कर लें बेटा, यहाँ पे जब हम आज़ाद हुए थे तो 35 करोड़ थे और अभी हम 125 करोड़ हो गए हैं। ठीक है? तो सोच लो कितना तेजी से हमने रिप्रोडक्शन किया है। तो बेटा अगर मैं एक बात बोलूं, जैसे मान लीजिए बेटा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। यानी आप पेड़ों को काटोगे घर बनाने के लिए, दरवाज़ा बनाने के लिए, या जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा आप खेत, ऑब्वियसली लैंड क्लियर करोगे ताकि आप वहाँ पे क्या कर सको बेटा, अनाज उगा सको। तो बेटा धीरे धीरे जो रिसोर्सेस हैं वो क्या होंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो भी रिसोर्सेज, जैसे कि बोलते हैं ना, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या होंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो बेटा इसी तरह से पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही तो अगला बार कहीं खाने के लिए ना हो जाए। ठीक है जी? तो देखिए, जो बेसिक प्रॉब्लम जिससे इंडिया सफर कर रहा है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेजर नहीं कर पा रहा है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो है बेटा व्हाट, ओवर पॉपुलेशन। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज एक्सेसिव पॉपुलेशन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, अगर कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो बेटा सभी को हम दवा तो दे नहीं सकते, तो वहाँ रिप्रोडक्टिव
हेल्थ को मेंटेन करना काफी भारी काम है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वहां की काफी डाउन होगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेटा सबको हम लोग क्या नहीं दे सकते, मेडिकल एक्टिविटीज, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं प्रदान कर सकते इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो इसी को बोलते हैं द मेजर एस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दिस why we are not capable of maintaining the reproductive health, this is because of our high population। ठीक है जी। देखिए पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जहां पे बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था 1951 में। टू अचीव द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सम प्लान एंड प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1951, जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और मैंने बता दिया इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट सच प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल, बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च किया था। बेटा ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ना, लॉन्च तो हो गया था, लेकिन लोगों ने, मेरे हिसाब से लोगों ने इसको गलत एस्पेक्ट में ले लिया। उन्होंने फैमिली बनानी स्टार्ट कर दी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बेटा ये प्रोग्राम बना था इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, यानी कि किस तरह से आप कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करें, बैरियर्स का यूज करें, इन सब चीज़ों का यूज करें। लोग उल्टा समझ गए। उन्होंने एक फार्मूला अपनाया, हम दो हमारे 13-14, और दे दनादन दे दनादन दे दनादन रिप्रोड्यूस करते गए। तो उन लोगों ने गलत एस्पेक्ट में ले लिया कि फैमिली प्लानिंग, उन्हें लगा कि फैमिली को प्लान करना है। बेटा प्लान नहीं करना था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का मतलब ये है, जैसे मैं एक बोलूँ हम दो हमारे दो, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे, इतना है, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अप्लाई हुआ था, किस लिए, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। लेकिन लोगों ने क्या समझा, हाँ उल्टा ही समझ लिया, फैमिली प्लानिंग करने लगे, हम दो हमारे 13-14। क्लियर है जी। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1951 में, याद रखिएगा। ओवर द पास्ट डिकेड्स, यानी कुछ समय बाद इसको चेंज किया गया और इसके अंदर में इम्प्रूव प्रोग्राम लाया गया। द नेम ऑफ दैट इम्प्रूव प्रोग्राम इज RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब ये इस नाम से जाना जाता है। करेंटली अगर पूछे तो अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया करेंटली इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो करेंटली पूछेगा तो RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अगर पूछे कौन सा प्रोग्राम 1951 में लॉन्च हुआ था पहली बार, तो क्या कहेंगे बेटा जी, दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम्स का एक ही पर्सपेक्टिव था कि किसी ना किसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। क्या किया जा सके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, और जो भी फैसिलिटीज होंगी, जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई भी एक लड़की है जो बेसिकली प्यूबर्टी पे आ रही है, तो उसके बॉडी में साइक्लिक चेंजेस आएंगे, जैसे हमारी बॉडी में साइक्लिक चेंजेस आएंगे। तो बेटा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो बताए जाते हैं कि हाँ ये चेंजेस आपकी बॉडी में आने वाले हैं, तो आप तभी तो होगा कि बेटा आप प्यूबर्टी स्टेज पे आ गए हो, अब आप खुद बच्चे पैदा करने लायक हो चुके हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, या अगर मान लो कोई जिनकी शादी हो गई है वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो वो भी, उनके लिए भी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको भी बताया जाता है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। तो इस प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जाती हैं कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो एड्स हो सकता है, और भी बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का आप शिकार हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में बताई जाती हैं। और भी अगर देखें तो बताया जाता है कि बेटा अगर आप हम दो हमारे दो वाले कंसेप्ट में चलेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी, रिसोर्सेज कैलकुलेशन कम होगा, तो ज़्यादा दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं। क्लियर है जी। या लो स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, हम दो हमारे दो, ये सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर में बताई जाती हैं कि किसी ना किसी तरह से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या, अगर ये भी अगर मान लीजिए किसी ने रेप किया तो उसको क्राइम कहते हैं कि आपके ऑडियो विजुअल्स के द्वारा हम बताएंगे कि बेटा ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यहाँ पे अगर कोई भी रेप करता है तो उसको सजा मिलती है, मौत की सजा मिलेगी। ये
सारी प्रोग्राम्स के अंदर में हर एस्पेक्ट को बताया जाता है। या अगर बेसिकली जो एडोलेसेंस एज में होते हैं उन्हें जानने की इच्छा होती है कि किस अरे यार अगर मैंने किस कर लिया तो मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होगा। नहीं बेटा, जब तक सेक्सुअल ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा यानी कि स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं होगा तब तक चांसेस नहीं है। इंटरकोर्स के बाद में भी कई लोग फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये आपके बेसिकली है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है, ये मेजर टास्क है इन दोनों प्रोग्राम का। तो 1951 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था बताइए? अरे बताइए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और इसी को चेंज करके इम्प्रूव्ड वर्जन बोलेंगे, नया वर्जन बोलेंगे, दैट इज नोन एज द आरसीए, जो करेंटली अभी वर्किंग है। दोनों का एक ही एस्पेक्ट है कि वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको बताना, समझाना और फैसिलिटीज देना, सपोर्ट फॉर बिल्डिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को मेंटेन करना। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जी, तो जो दूसरा चीज हमें पढ़ना है दैट इज इन द केस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज में, वो है बेटा जी अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। यानी किस तरह से आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को अबाउट द रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो बेटा इसके अंदर में बहुत सारे प्रचार किए जाते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल, रेडियो के माध्यम से बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह का कुछ स्लोगन दिया जाता है। फिर वीडियो में दिखाया जाता है, यानी कि टीवी में एड्स भी आते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं कि भैया एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए रिप्रोडक्शन से बचने के लिए। या अगर मान लीजिए आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टाइल कपल है, तो क्या आपको करना चाहिए। अगर मान लो हमारे और भी सगे संबंधी हैं, क्लोज रिलेटिव हो गए, मदर हो गया, फादर हो गई, फिर इन लोगों का भी एक अहम रोल है। चूंकि जैसे मान लो मैं ही हूँ तो मेरा कोई एक बड़ा भाई होगा, तो अगर मैं हो रहा हूँ मान लो कि 14-15 बरस का, यानी कि अभी मैं प्यूबर्टी के एज पे आऊँ, तो मेरे अंदर में कुछ चेंजेस आ गए, तो मैं किससे पूछूंगा? मैं अपने भैया से पूछ सकता हूँ, कोई लड़की है अपनी दीदी से पूछ सकती है। तो बेटा इन सब लोगों का एक ही पर्सपेक्टिव होता है कि बेटा किस तरह से रिप्रोडक्शन के बारे में हम जान सके। यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लो लड़की के अंदर में अचानक से ब्लड लॉस होने लगे, एमसी होने लगे, तो उसको जिम्मेदारी कौन है? उसको मदर बताएगी कि बेटा अब तुम प्यूबर्टी पे आ गई हो, अब हर महीने तुम्हारे साथ ये होगा टिल जब तक तुम प्रेग्नेंट ना हो। क्लियर है जी? बातें समझ में आ रही हैं? तो ये पहला दे रखा है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, यानी कि आपके अगर मैं बोलूँ अखबार हो गए, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज are doing a good job to create awareness among people about reproduction in human beings। ठीक है, पेरेंट्स का भी योगदान है, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड, टीचर आर आल्सो हैव अ मेजर रोल इन गिविंग अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर है जी? सेकंड, द थर्ड वन दैट इज द सेक्स एजुकेशन। देखिए जो सेक्स एजुकेशन बेसिकली आपको क्लास 8 या 7 से ही पढ़ाया जाने लगता है कि ओवरीज ये अंडा बनाती हैं, ये टेस्टिस ये स्पर्म बनाता है, दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या होता है बेटा? जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल एजुकेशन आपको कहाँ से? स्कूल बेसिस पे ही देना चाहिए, देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे लड़कियों को भी एहसास होगा, लड़कों को भी एहसास होगा कि जब वो प्यूबर्टी पे जाएंगे तो ऑल ऑफ सडन उनकी हाइट बढ़ेगी, ऑल ऑफ सडन वो मस्कुलर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें उनमें होंगी, तो वो अवेयर रहेंगे। तो इन सब चेंजेस से मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ब्लड लॉस होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर वो जानेंगे तो डरेंगे नहीं और तैयार रहेंगे इस सारी चीज़ों के लिए। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट माइट्स। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कहावतें होती हैं कि अरे यार उस लड़के ने इसको किस किया तो ये प्रेग्नेंट हो गया। बेटा जब तक तुम्हारा कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तब तक कोई प्रेग्नेंट नहीं होने वाला, किस लेने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो जो एजुकेशन यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो माइथ्स हैं, जो लोगों की कहावतें हैं, उनको प्रॉपरली आप इग्नोर करेंगे जब आपके पास साइंटिफिक नॉलेज होगा तब। तो ये जो साइंटिफिक नॉलेज दी जाती है, कहाँ दी जाती है बेटा? आपके स्कूल्स में दी जाती है कि किस तरह से एक्चुअली में
आप बच सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने अनवांटेड सेक्स करना स्टार्ट कर दिया तो उसको एड्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम, सब कुछ आपको बताया जाता है स्कूल बेसिस पे, या स्कूल में ही आपको पढ़ाया जाएगा कि जब प्यूबर्टी होगी तुम्हारे अंदर में साइक्लिक चेंजेस आएंगे, मेल के अंदर में बॉडी में चेंजेस आएंगे, फीमेल की बॉडी में चेंजेस, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं स्कूल लेवल पे। क्लियर है। इसके साथ साथ में बेटा जी रेप, अगर कोई रेप कर रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सब चीज़ें भी बताई जाती हैं। यानी ब्रूचुअली आप किसी के साथ में सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स नहीं कहलाता है, वो रेप कहलाता है। राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट माइथ एंड मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, मैंने बता ही दिया। जो कहावतें हैं कि किसी ने किस कर लिया तो प्रेग्नेंट होने, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा कोई प्रेग्नेंट नहीं होने वाला है। ठीक है। नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बातें मैंने बोली कि बेटा जैसे ही प्यूबर्टी पे आता है उसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करने लगते हैं। टेस्टिस बड़ा हो जाएगा, ओवरीज बड़ी हो जाएगी, ओवरीज से अंडा सीक्रेट होने लगेगा, टेस्टिस से स्पर्म निकलने लगेगा, कभी कभार नाइट फॉल हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। और बेटा जी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी इनको बताया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर इनको बताया जाएगा कि तुम अनवांटेड सेक्स कर लोगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लोगे, यानी कि कंडोम का यूज नहीं किया, बहुत मल्टीपल पार्टनर के साथ में दे दनादन इंटरकोर्स कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसी बीमारी हो जाएगी, तुमको कोई छुएगा नहीं, तुम्हारे साथ कोई बैठेगा नहीं, सेक्स जैसे कि एड्स हो गया, उसके खतरे गिनवाओगे तो बेटा वो क्या करेगा, डरता है। तो जो एडोलेसेंस एज में होते हैं ना, एडोलेसेंस एज क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। देखिए मान लीजिए 1 ईयर से लेके आपका 12 ईयर्स तक, ये जो होता है यहाँ पे बच्चे को हम बोलते हैं चाइल्ड। क्या बोलते हैं जी, चाइल्ड बोलते हैं। और जो 12 वर्ष के बाद से लेके 19 ईयर्स तक की जो एज होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एडोलेसेंस एज। क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखोगे बॉडी के अंदर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल में सबसे ज्यादा रैपिड चेंज आता है इसी एज में, एडोलेसेंस में। जानने की इच्छा होती है, अरे वाह सलमान खान सिगरेट पी रहा है, मैं भी पीऊंगी, मैं भी पीऊंगा, ममता कुलकर्णी ये कर रही है। तो ये सारी ये सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, और भी हीरोइन बहुत सारी कुछ करे, मुझे भी लेना चाहिए। तो जानने की इच्छा जो होती है ना इस एज में, एडोलेसेंस एज में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ कई लोग क्या कर जाते हैं बेटा, सेक्सुअल एब्यूज करने लगते हैं, ड्रग के आदी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलती हैं इसी प्रोग्राम के अंदर में। सो नॉलेज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़ेंगे। एडोलेसेंस पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड 19 ईयर्स, यानी इसके बाद में आता है बेटा आदमी जो होता है, इसके बाद बनता है एडल्ट। 19 ईयर्स के बाद में जो स्टेज आती है वो आती है एडल्ट वाली। कौन आती है, एडल्ट। तो चाइल्ड और एडल्ट इन दोनों के बीच में एज स्पेस जो आ रहा है वो क्या है, एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे अगर बात में मान लीजिए आप कहीं अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने जा रहे हैं तो बेटा आप कंडोम का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि एड्स वुड आल्सो लीड टू अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी बेटा अगर ये जानकारी आपके पास में रहेगी तो कभी भी आप अनवांटेड सेक्स करने जाओगे, क्या आपको डरा कर रखा, अरे यार अनवांटेड सेक्स करोगे ना एड्स हो जाओगे, मर जाओगे, ऑब्वियसली फेटल डिजीज है। तो बेटा अगर ये आपके दिमाग में डर रहेगा कि अनवांटेड सेक्स करूंगा तो ऐसा भी हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है, तो लोग डर के मारे वो काम नहीं करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो गई ना जी, आप नहीं जाओगे, आप अच्छे रहोगे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और 2-4 पॉइंट्स। चले जी, जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द हेडिंग नंबर 5 इज बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। देखिए बेटा जी, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस अगर मैं बोलूं, 2 प्रकार के कपल्स है आपकी सोसाइटी में, एक है फर्टाइल कपल और एक है इनफर्टाइल कपल। तो आप भैया बर्थ कंट्रोल करने के लिए किसको बोलोगे बेटा, एक तो इनफर्टाइल जो पहले से ही क्या है बच्चे नहीं पैदा कर सकता, तो उसको बोलोगे क्या, नहीं। जो फर्टाइल कपल्स होते हैं या जिनकी अभी अभी मैरिज हुई है या होने वाली है, उन कपल्स को बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए about the various types of contraceptive methods that they can use in order to avoid pregnancy और unwanted pregnancy से वो बच सकते हैं। क्लियर है जी।
प्रीनेटल केयर यानी कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है उससे पहले उसे क्या क्या देना चाहिए, कैसे उसकी ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में बताया जाना चाहिए। और पोस्ट नेटल केयर अगर बात करें तो बच्चा जन्म ले गया उसके बाद मदर का ख्याल कैसे रखें, चाइल्ड का ख्याल कैसे रखें, ब्रेस्ट फीडिंग करें। बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग के 6 महीने में मदर जो होगी वो पूरी तरह से अपना दूध पिलाएगी किसको बेटा, अपने बच्चे को, क्योंकि मदर अपने कोलेस्ट्रॉल वाले जो इनिशियल डेज में होता है ना वो पीला गाढ़ा दूध जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। फॉर एग्जांपल IgA जो बेसिकली क्या करती है बेटा, बच्चे को बचाती है फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हमें बताने होंगे यहाँ पे। Fertile couple and people of marriageable age group should know about available birth control devices, care of pregnant mother, postnatal or after birth, care of child and mother, importance of breastfeeding and equal importance। भैया ऐसा नहीं है कि भैया केवल आपको लड़का ही चाहिए, नहीं, दोनों का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का इक्वल समान देना होगा आपको। आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। जहां लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनी हुई है वहां आज लड़कियां, एक बाकी था जो एयरफोर्स, वहां भी आज लड़कियां अवेलेबल हैं। तो लड़कियां किसी भी हाफ पे लड़कों से कम नहीं है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस दे, चाहे आपका मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, उससे पहले एक पॉइंट दे रखा है अवेयरनेस ड्यू टू, उसी में दे रखा है अवेयरनेस ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा अनकंट्रोल्ड अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो कभी भी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स की बात कर रहा है। बेटा सोसाइटी मस्ट टेक सेवरल स्टेप्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द जो सेक्सुअल अब्यूज होता है यानी कि शोषण होता है किसी लड़की का, ठीक है, या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स अगर उस रेप हो रहा है, इसके खिलाफ में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देखिए कभी भी रेप होता है तो पूरी सोसाइटी को खड़ा हो जाना चाहिए। क्या करने के लिए बेटा, उस जो भी जिन लोगों ने ये जघन्य कृत किया उसको क्या दिलवाए, सजा दिलवाए। तो बेटा अगर लोग खड़े होंगे, मान लीजिए कहीं एक पार्टिकुलर जगह पे हो रहे, मुंबई में हुआ, सारे मुंबई के लोग खड़े हो गए, तो उस सोसाइटी ने बाकी सारे इंडिया की सोसाइटी को एक संदेश दिया कि किसी भी लड़की के साथ गलत होगा तो आपको एक्शन लेना चाहिए, समाज को एक्शन लेना चाहिए और उसको सजा दिलवानी चाहिए। तो प्रिवेंशन, अगर मान लो कोई लड़की खड़ी है, कोई छेड़ रहा है और हम कहें हमसे क्या मतलब, वो तो दूसरे को छेड़, नहीं बेटा, कल को मेरी भी बेटी होगी, आपकी भी बेटी होगी, उसको भी कोई अगर छेड़ेगा, अगर कोई दूसरा होगा, अगर इस तरह से बातें सोचेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रॉपर पूरी सोसाइटी को एक एक्शन लेना चाहिए ताकि इस सेक्सुअल एब्यूज से, सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम से छुटकारा मिल सके, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सोसाइटी बन सके। इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। कौन कौन सी? द सक्सेस ऑफ प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, यानी बेटा हॉस्पिटल्स अच्छे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट नॉलेज एंड मटेरियल सपोर्ट। एक्सपर्ट नॉलेज यानी बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाए, क्वैक्स, मेडिकल क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टर के पास में ना जाए। और अगर आप विजिट करते हैं, बेसिकली अगर बोले सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ सारी मटेरियल सपोर्ट भी होता है, यानी कि जो जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। तो मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए। मान लीजिए मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल होना चाहिए, उसी की बात कर रहा है। These are necessary to provide medical help and care for reproduction related problem, जैसे कि menstrual problem के बारे में बताएगा। बहुत सारी NGOs काम करती हैं, पिल्स भी देती हैं, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, कंट्रासेप्शन, एबॉर्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इम्प्लीमेंटेशन फॉर बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज। नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल हमेशा होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर पाए। ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बेटर केयर एंड हेल्प टू पीपल फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फॉर मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केसेस है ये। चलिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है दैट इज
रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया। बेटा जी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर फील्ड में रिसर्च जारी रहना चाहिए। अगर रिसर्च जारी रहेगी तो कोई ना कोई अच्छी कामयाबी आपको मिलती है, यानी कोई ना कोई अच्छा ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस आप बना सकते हो, या अच्छा कोई केमिकल बना सकते हो, या बेसिकली कोई डिवाइस इन्वेंट कर सकते हो जिससे आसानी से एमटीपी किया जा सकता है विदाउट, अगर बोले तो ज़्यादा दर्द वर्द ना हो, आसानी से फीटस को निकाला जा सके। तो रिसर्च जारी रहनी चाहिए किसी भी फील्ड में हो। तो यहाँ भी रिसर्च जारी है। इट शुड बी इंकरेज एंड सपोर्ट टू फाइंड आउट द न्यू मेथड्स। अलग अलग नए नए मेथड्स आपको पता चलता है जब रिसर्च होती रहती है तब। इस रिसर्च का फायदा क्या हो जाए देखिएगा। सहेली इज अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव। ये जो सहेली है ना बेटा, ये आपके 1991 में डिस्कवर की गई थी। एक नई ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल मतलब जो आप दवा मुंह में डाल के खाते हो और ओरल कैविटी में खाते हैं, फॉर द फीमेल्स was developed by our scientists at Central Drug Research Institute that is situated in Lucknow, India। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नीट का। इसका बेटा जी कि बेटा जी नई ओरल कंट्रासेप्टिव कौन है, तो क्या बताएंगे? सहेली। और सहेली डिस्कवर्ड हुई है कहाँ पे? तो याद रखिएगा CDRI के साइंटिस्ट के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों ने इसे बनाया है। और ये CDRI है कहाँ? तो लखनऊ इंडिया में है, यानी उत्तर प्रदेश में। गर्व की बात है हमारे लिए। आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये जो सहेली है बेटा, ये नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, हम पढ़ेंगे जो ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल लेती हैं वो या तो एस्ट्रोजन होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ देर बाद पढ़ेंगे ओरल पिल्स के बारे में। जब पढ़ेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों डिराइव होते हैं कहाँ से? कोलेस्टेरॉल से। या एक लिपिड है कोलेस्ट्रॉल में, एक स्टेरॉल नाम का लिपिड होता है जिससे आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बने होते हैं। लेकिन बेटा जी ये सहेली जो है ना, सहेली है तो ओरल कंट्रासेप्टिव, लेकिन बेटा जी ये लिपिड से नहीं बना हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं बना हुआ है। तो जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल से बना होता है उसको बोलते हैं स्टेरॉयडल ड्रग्स। क्या बोलेंगे? स्टेरॉयडल ड्रग्स। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं। कौन कौन से? जिन पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स और एस्ट्रोजन वाली पिल्स, ये दोनों पिल्स जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉयडल ड्रग। स्टेरॉयडल ड्रग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिराइव होती हैं कोलेस्टेरॉल से या स्टेरॉल से। लेकिन बेटा सहेली के अंदर में कोई भी लिपिड नहीं है, कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई भी स्टेरॉल नहीं है। ये एक अलग केमिकल से बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। क्लियर है जी? नेक्स्ट दे रखा है मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। अवेयरनेस तो करनी ही पड़ेगी बेटा। प्रीनेटल केयर ऑफ मदर, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी, यानी कि बेटा अगर मान लो किसी को क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो अच्छे डॉक्टर के पास जाके कराए, किसी झोला छाप के पास में ना जाए, पता चला मदर भी मर गई बच्चा भी मर गया। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड इन्फेंट, डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। सुनिएगा, ये मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी, देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए बहुत सारा केसेस देखे होंगे आप कि जैसे कोई मदर बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देते ही मदर स्वाहा हो जाती है, मर जाती है। तो अगर मदर मर जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? मैटरनल मोर्टेलिटी। यानी इनके में कमी होनी चाहिए, बच्चा और जच्चा दोनों बचना चाहिए बेटा। यानी मदर और चाइल्ड दोनों को मुझे बचाना है। तो मुझे अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है तो मैं क्या मदर को मारूंगा? क्या नहीं, मदर का जो मोर्टेलिटी है, जो बर्थ देते ही मर रही है, उसको कम करना होगा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? कई बच्चे ऐसे होते हैं, कमजोर होते हैं, या ऐसे भी अच्छे बच्चे होते हैं जो 1 साल तक जीते हैं, उससे पहले 1 साल के आसपास में वो मर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। अभी तो इन्फेंट था ना, छोटा था। तो बेटा इन दोनों में क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मर जाए 1 साल में? नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो मुझे डिक्रीज करना होगा
मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को डिक्रीज करना होगा, मुझे प्रॉपर केयर देना होगा मदर को और चाइल्ड को, ताकि मैं दोनों को बचा सकूं। ठीक है, तभी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर पाऊंगा। स्मॉल फैमिलीज, मुझे बताना होगा स्मॉल फैमिली इज अ गुड फैमिली, बेटर फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बेटा हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे हम डिटेक्ट कर सके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को। अगर जल्दी से डिटेक्ट हो पाएगा तो दवा जल्दी से हो पाएगी, बचने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं तो मरेंगे ही। एंड इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे। इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल एंड चिल्ड्रेन। क्लियर है जी? तो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, जरा इसको आप ध्यान से लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कौन कौन से, देखिए एक टर्म है लेकिन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज एमनियोसिंथेसिस, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसी में दे रखा है, हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद पढ़ेंगे। ठीक है जी? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन, किस तरह से हम ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जरा इसको अभी लिखिएगा। चलिए बेटा जी, अब हम अलग अलग तरीके पढ़ने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। पहला जो तरीका है बेटा, एजुकेशन। कह रहा है बेटा जो भी पीपल जो पार्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव एज में है, अगर ये बात करें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। यानी बेटा जो, यानी जिनकी शादी हो गई है या होने वाली है, उनको बताना चाहिए आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर ये बताना चाहिए कि बेटा स्मॉल फैमिली के कितने सारे फायदे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं आप। अगर आपकी स्मॉल फैमिली होगी तो आप खुशी खुशी रह सकते हैं, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे बेटा, गैप, अगर एक बेसिक बात बोले तो आप अगर बच्चे कम हैं तो उनको आप अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। तो ये सारे स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के फायदे उनको बताने चाहिए। पीपल पार्टिकुलरली those in the reproductive age group should be educated about the advantage of small family। इसका प्रचार आप कैसे कर सकते हैं? मास मीडिया, यानी बेटा ये टेलीविजन हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इसमें मदद करते हैं, कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस कैंपेन। जैसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया जाता है बेटा छोटा फैमिली सुखी फैमिली, पोस्टर शोइंग अ हैप्पी कपल। और कई बार आप चौराहे पे देखोगे एक मदर होगी, एक फादर होंगे और दोनों के हाथ में एक एक बच्चे होंगे, मदर फादर एक एक बच्चे, हम दो हमारे दो वाले स्लोगन भी आप दे सकते हैं। पोस्टर शोइंग अ हैप्पी कपल विद द टू चिल्ड्रन विद द स्लोगन हम दो हमारे दो। बेटा शहरों में तो इतना हो गया है कि कई लोगों ने वन चाइल्ड नॉर्म भी क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, हम दो हमारा एक। ठीक है जी? वैसे हम दो हमारे दो ये चलता है, ठीक है बेटा, ये नहीं कि हम दो हमारे 13-14, इस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो पॉपुलेशन और गुम हो जाएगी। तो इस तरह से आप एजुकेशन से क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मैरिजेबल एज, देखिए अभी जो इंडिया में मैरिजेबल एज ग्रुप है फॉर फीमेल के लिए 18 है और मेल के लिए 21 है। देखिए बेटा मैं अगर बात बोलूं तो ये एज बेसिकली अगर होगी, फीमेल की बात कर लेता हूँ 18 और 16, 17, 18 के आसपास में, जो ये लड़कियां होती हैं उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती हैं। जैसे ही लड़कों की शादी होती है, लड़कियों की शादी, उनका एक ही टारगेट हो जाता है, रिप्रोडक्शन। बेटा जी धीरे धीरे अगर ये मैच्योर हो गई, यानी कि लड़की मैच्योर हो गई, लड़का भी मैच्योर हो गया, तो वो जिम्मेदारियों को समझने लगता है। तो एक तरीका ये भी है कि मैरिजेबल एज को थोड़ा बढ़ा दें ताकि वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए अच्छे से, और पता चल पाए कि उनके स्मॉल फैमिली के फायदे क्या है, जिसकी वजह से उनके अंदर में भी कम से कम रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होगी कि हम दो हमारे दो वाले स्लोगन पे चलेंगे। तो बेटा जी आप मैरिजेबल एज को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली कमी हो जाएगी। जैसे मान लो कोई एक लड़की 18 साल पे आई, 19 साल पे उसका लड़का हो गया, फिर 20 साल पे 21 साल पे, इस तरह से 3-4 बच्चे हो गए। लेकिन बेटा अगर थोड़ी एज बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना धीरे धीरे। क्लियर है? इंसेंटिव, देखो बेटा जो स्मॉल फैमिली वाले होंगे, जिनकी स्मॉल फैमिली होगी, उनको कुछ उपहार देंगे जिसको देख के समाज के लोग, अलग लोग कहें अरे
इसके तो 2 ही बच्चे हैं, इसको ये चीज मिला, इसको ये चीज मिला, इसको गवर्नमेंट ने ये दिया। तो इस तरह से उत्सुकता जागेगी, जागरूकता जागेगी कि हम लोग भी क्या करेंगे, 2 ही बच्चे करेंगे, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे। तो उपहार देना चाहिए। फैमिली प्लानिंग यानी बेटा दीज आर द बर्थ कंट्रोल मेजर्स व्हिच कैन चेक बर्थ रेट। यानी कि बेटा यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत में जो भी कंडोम्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप जो आपकी सराउंडिंग में है वो पॉपुलेशन तुरंत बूम ना हो जाए। क्लियर है जी। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनकी वजह से, जैसे आप कंडोम का इस्तेमाल करोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे, ओरल पिल्स का इस्तेमाल करोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आप बच गए ना बेटा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा, बर्थ नहीं होगी, बर्थ नहीं होगी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। क्लियर है जी। तो ये चारों मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम ओवर पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा मैरिजेबल एज को बढ़ा दीजिए, इंसेंटिव दीजिए, और फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत में आप टैबलेट्स लीजिए या जो भी मेथड्स हैं आप ले सकते हैं। क्लियर है जी। चलिए बेटा जी, आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द एमनियोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे बेटा जी, एमनियोसिंथेसिस। देखिए एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो एमनियोसिंथेसिस का बेसिकली मतलब होता है, ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम सेक्स यानी जो बच्चा जो यूट्रस में पल रहा है उसके सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ साथ में बेटा जी उसके अंदर में जो एबनॉर्मलिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम की डिफॉर्मिटी के वजह से उसके अंदर में क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम सेक्स ऑफ द फीटस वो डिटरमाइन कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम कभी कभार क्या हो गया कि मान लो 21st क्रोमोसोम पे बेसिकली 2 ही क्रोमोसोम होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया तो इसके वजह से कोई डिजीज आ जाएगी। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी कभार जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, या अगर आप बोलें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के साथ में मेंडेलियन डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या मैंने बोला, सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होंगे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कभी कभार मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है जी, और एनीमिया, इनको भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर है जी। तो यही लिखा हुआ है, एमनियोसिंथेसिस इज बेसिकली फीटस सेक्स, यानी फीटस का क्या सेक्स है, एंड डिसऑर्डर डिटरमाइन टेस्ट based on the chromosomal pattern of the embryo cells in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बना के रखा है। देखिए सबसे बाहर में यूट्राइन वॉल, एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये प्लेसेंटा, अटैचमेंट जो होगा फीटस और मदर के बीच में प्लेसेंटा जी, ठीक है जी। यहाँ पे जो फीटस डेवलप होता है बेटा जी, ये डेवलप होता है एक कैविटी के अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एमनियोन। क्या बोलते हैं बेटा, एमनियोन। ये एमनियोन बेसिकली बनता है इनर सेल मास के डिफरेंशिएशन से। एमनियोन के अंदर में बच्चा जो है वो डेवलप करता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या बेटा, एमनियोन, जो कि मेम्ब्रेन है जिसके अंदर में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और इसके अंदर में जो फ्लूइड ट्रेवल कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, एमनियोटिक फ्लूइड। अब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, डेवलप होता है, तो बेबी के स्किन से कुछ सेल्स, क्या मैंने बोला, बेबी जो डेवलपिंग बेबी है उसके स्किन से कुछ सेल्स जो होते हैं वो शेड करके यानी टूट टूट के कहाँ आते रहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में। तो ये रेड 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 जो दिख रहा है ये क्या बेटा, सेल्स शेडेड बाय ग्रोइंग फीटस, ये कहाँ आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड में आ गया। इसके साथ साथ में सम अमाउंट ऑफ यूरिन और अदर केमिकल्स को भी जो बच्चा डिस्चार्ज करता है वो कहाँ जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड में।
तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चा शेड कर रहा है, जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है उसकी स्किन की कुछ सेल्स शेड आउट करके बाहर आ जाती है, कहाँ, एमनियोटिक फ्लूइड में, ये आप देख पा रहे हैं। तो सेल शेडेड बाय ग्रोइंग फीटस, और कुछ अमाउंट में यूरिन भी यहाँ पे आता है, ध्यान से समझिएगा, या तो सेल्स आएंगी और कुछ अमाउंट में आपका यूरिन भी आता है। अब किया क्या जाता है बेटा, एक इंजेक्शन के माध्यम से, जैसे मान लीजिए ये कोई इंजेक्शन है, इसके आगे मैंने लगा दी नीडल। तो हमने क्या किया, सिरिंज विथ नीडल, एक सिरिंज लिया नीडल के साथ में, और उसकी जो वहां एमनियोटिक फ्लूइड है पंचर करके, आपका बेसिकली यहाँ एब्डोमिनल कैविटी से पंचर करके हमने निकाल लिया। तो क्या किया बेटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिरिंज विथ नीडल टू विथड्रॉ a small amount of fluid and cells। तो हमने क्या किया बेटा जी, कुछ सेल्स जो होंगी एक सिरिंज में पकड़ के हमने बाहर निकाल लिया। तो बेटा जब आपने कोई भी सेल निकाला, जैसे मान लीजिए सेल निकाला, ये एक सेल निकल गई, और ये सेल है किसकी, अरे है किसकी, फीटस की है ना भाई साहब, फीटस की है ना, फीटस की सेल बाहर आ गई। तो सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं बेटा जी क्रोमोसोम, ओके जी, ये आपके क्रोमोसोम होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर आपके होते हैं बेटा जी क्या, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, क्लियर है जी। तो बेटा जी जो सेल आई है फीटस की, उसको हम उससे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को निकालेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर में होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की डिफॉर्मिटी जो डिसऑर्डर्स है, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं, क्लियर है जी। और क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए और आरएनए को भी आसानी से हम पढ़ सकते हैं, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको भी यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर है जी। इसी बात को लिखा है। ये एक बात ध्यान रखना है कि बेटा जी कब किया जाता है आपका एमनियोसिंथेसिस, सुनिएगा, जब फीटस जो है 16 वीक से 22 वीक का हो जाएगा तब आप करेंगे एमनियोसिंथेसिस। उससे पहले अगर आप करते हैं तो बेटा देन देयर में भी चांसेस ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो पार्टिकुलरली जब बच्चा 16 वीक से 22 वीक का हो जाएगा तब आप एमनियोसिंथेसिस करते हैं, करिएगा। बेसिकली एमनियोसिंथेसिस को डिस्क्राइब किया गया था और इस टेक्निक को डेवलप किया गया था ये जानने के लिए कि जो बच्चा डेवलप कर रहा है कहीं उसके अंदर में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बच्चा 1 साल बाद मर तो नहीं जाएगा, या बच्चे को बच्चा जन्म लेगा तो इसकी वजह से मदर को तो कोई खतरा नहीं है। तो इन सारी कंडीशंस को जानने के लिए अगर मान लो कोई बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है तो उसको बच्चा पैदा करके ही क्या फ़ायदा बेटा, उसकी तो सेवा में ही कट जाएगी और 2-4 साल बाद मर जाएगा, तो पूरा टाइम वेस्टेज है। तो बेटा वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले अगर मुझे पता चल गया क्रोमोसोम के बेसिस पे तो मैं बच्चे का क्या करा सकता हूँ, एबॉर्शन करा सकता हूँ। इसलिए एमनियोसिंथेसिस का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन लोगों ने क्या किया, सेक्स को डिटरमाइन करने लगे, क्योंकि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बेसिस पे सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लोगों को जैसे ही पता चलता था क्रोमोसोम के नंबर पे कि यहाँ फीमेल लड़की जन्म लेने वाली है तो फीमेल फोर्टिसाइड यानी कि फीमेल को किल करने लगे। तो बेटा इस जो आरसीएच का प्रोग्राम है उसके अंदर में स्टैट्यूटरी बैन है, स्टैट्यूटरी बैन का मतलब कानूनी रूप से ये बैन है, अगर कोई भी एमनियोसिंथेसिस करके किसी बच्चे को या बच्ची को मार रहा है तो वो कानून अपराध है, उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्लियर है जी।
देखेंगे। तो टाइम बता दिया। एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स डिजोल्व सब्सटेंसेस, वही सेल्स जो कि सेड आउट हुई है फ्रॉम द, कहां से बताइए, फीटस से। एंड सेल्स फ्रॉम डिजोल्व सब्सटेंसेस में आ जाएंगे आपका यूरिन आ जाएगा और कुछ केमिकल्स जो डिस्चार्ज हुए उसमें। सेल्स फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस, these cells can be used to determine the sex of the infant and to identify abnormalities in on the basis of number of chromosome। क्लियर है जी। जरा इस बात को पहले इस चीज को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए बेटा जी, पहले हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है बेटा जी। सेक्स को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बेसिकली अगर बोलेंगे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर्स अगर बोले तो कितना होगा बेटा, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। क्लियर है जी। जरा ध्यान रखिएगा, इनमें से 22 पेयर्स और 44 क्रोमोसोम जो होता है उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है आपके सेक्स से, यानी वो जर्म सेल नहीं होती हैं। ये होते हैं बेटा ऑटोजोम्स, क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। लेकिन वन पेयर या अगर बोले दो क्रोमोसोम, बेसिकली वो होते हैं बेटा जी सेक्स क्रोमोसोम। क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है जी। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर में, इसके अंदर में ह्यूमन बींग्स के अंदर में बेसिकली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं या 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जिनमें से 22 पेयर या 44 क्रोमोसोम कह लीजिए ये ऑटोजोम होते हैं, जिनका कोई भी सेक्स से रिलेटेड कोई वर्क नहीं है। ये बेसिकली बॉडी को फॉर्म करने में सोमैटिक सेल्स होती हैं जो बॉडी को फॉर्म करने में मदद करती हैं। लेकिन वन पेयर जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, वन पेयर या दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। जरा देखेंगे मेल की अगर बात करते हैं, सुनिएगा। तो मेल के अंदर में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अरे क्लियर है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। उसमें से सुनिएगा 22 पेयर्स जो होंगे वो होते हैं ऑटोजोम, और वन पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो वन पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है मेल में वो होता है बेटा XY। क्या होगा बेटा, XY। ध्यान रखिएगा, XY सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है मेल के अंदर में। और ऐसे ही अगर हम बोले फीमेल की बात कर लें तो इसके अंदर में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा। क्लियर है जी। इसमें भी 22 पेयर्स तो क्या होंगे, ऑटोजोम। लेकिन वन पेयर जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, दैट विल बी XX। यानी बेटा जी अगर जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर में XY का क्रोमोसोम है तो ये पता चल जाएगा कि जो फीटस जन्म ले रहा है
वो चाइल्ड जो जन्म लेने वाला है वो क्या होगा बेटा, मेल होगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम के बेसिस पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन डेवलप कर रहा है वो XX है, तो जो चाइल्ड डेवलप करने वाला है वो क्या बेटा, फीमेल डेवलप करने वाली है। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एमनियोसिंथेसिस हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है जी, लिख लीजिएगा इस बात को। चलिए बेटा जी, अब हम देखते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू दिस एमनियोसिंथेसिस टेक्निक। जो एमनियोसिंथेसिस टेक्निक से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला दे रखा बेटा डाउन सिंड्रोम। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होगा वहां पे नॉर्मल अगर देखें तो उनमें कितना क्रोमोसोम होगा, एक और एक दो क्रोमोसोम होगा। लेकिन बेटा जी ड्यू टू द एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21st क्रोमोसोम पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं 21st क्रोमोसोम ट्रायोसोमी। एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई क्रोमोसोम की, तो ये डिसऑर्डर क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। जिन बच्चों के अंदर में जो डाउन सिंड्रोम होगा, ये वाली कंडीशन होगी 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, ट्राइसोमी कंडीशन हो जाएगी। उन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। फिर स्मॉल राउंड हेड हो जाता है उनका, फरोड टंग फरो हो जाती है, पार्शली ओपन माउथ होता है उनका, पार्शली ओपन माउथ होता है। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर में अब डाउन सिंड्रोम है तो पता लग जाएगा, तो हम क्या कर देंगे बेटा, अबॉर्ट कर देंगे। सेकेंड दैट इज द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। बेसिकली ये पाया जाता है बेटा मेल्स में, किसमें पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम पाया जाता है मेल के अंदर में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। देखिए 44 ऑटोसोम हो गए, एक्स एक्स वाई, मुझे मालूम है मेल में एक्स वाई होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या हो गया बेटा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 44, 45, 46, 47। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए भैया, 47 हो गए ना। सुनिएगा, तो यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, तो मेल के अंदर में फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होने लगेगा, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने लगेगा। ठीक है जी ठीक है, तो और आवाज पतली हो जाएगी, मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये आपके क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। तो अगर पता चले बच्चा कि मेरा जो बेटा पैदा होने वाला है उसके अंदर में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, तो बेटा वो तो बेटा होगा लेकिन लोग उसको बेटी समझने लगेंगे, तो भी इसको एबॉर्शन करा सकते हैं। देन थर्ड दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। ये पाया जाता है बेटा फीमेल्स के अंदर में, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की एक डेफिशिएंसी होगी। तो देखिए 44 ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे जो भी, यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हो रही है कौन से में है, सेक्स क्रोमोसोम में। यहाँ जो बढ़ा है, जो इंक्रीज हुआ है वो सेक्स क्रोमोसोम में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी डेफिशिएंसी किस में हुई है, सेक्स क्रोमोसोम में। तो एक कमी है एक्स क्रोमोसोम की, 44 एक्स 0 लिख दिया, एक कमी है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे यहाँ पे, 45 होंगे। क्लियर है जी। तो जिनके अंदर में टर्नर सिंड्रोम होगा वो फीमेल्स कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उनमें ओवरी की ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती है, वो हमेशा स्टेराइल रहेगी। तो बेटा अगर मान लो कोई बच्ची ऐसे जन्म ले रही है जिसके अंदर में टर्नर सिंड्रोम है, पता चल जाएगा क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे, तो हम एबॉर्शन करवा देंगे, क्योंकि बेटा ऐसी बेटी लेके क्या करेंगे जो अपना वंश आगे खुद ना बढ़ा पाए। ठीक, देन देयर विल बी द एडवर्ड सिंड्रोम भी एक है, चूंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। यहाँ पे ट्रायोसोमी हो जाएगी 18th वाले क्रोमोसोम पे। पटाउस सिंड्रोम भी है, पटाना नहीं है, पटाउस सिंड्रोम ही है। यहाँ पे ट्रायोसोमी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा 13th नंबर वाले क्रोमोसोम पे। ये जो नेक्स्ट है, ये जिपर में शायद पूछा हुआ है, क्रिमिनल सिंड्रोम या जैकोब सिंड्रोम।
बेसिकली ये फाउंड जैकब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम, इसके अंदर में एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है। तो अगर बोले 44XYY, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम किसमें आएगा? सेक्स क्रोमोसोम में। XYY टोटल 47 क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे, जिनके अंदर में ये कैरियोटाइप पाया जाता है। बेटा जी उनके अंदर में क्रिमिनल बनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्लियर है जी? तो जितने टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप एमनियोसिंथेसिस के द्वारा, वो सारे मैंने यहाँ लिखे हैं। अब जो बच्चा का जो यूरिन निकल रहा था, यूरिन, उस यूरिन के अंदर में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको आप डिटेक्ट करके कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एमनियोसिंथेसिस से, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और सिंपल एनीमिया भी आप डिस्चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले ये लिखेंगे, अभी हम वो सेव करने वाले हैं। क्लियर है जी? तो ये इतने प्रकार के आपको याद रखना है। केवल आपके कोर्स में अगर देखें तो ये डाउन सिंड्रोम दे रखा है, क्लिंटन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। बेसिकली ये तीनों सिंड्रोम दे रखे हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एमनियोसिंथेसिस से। अगर बच्चे के अंदर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो बच्चे को आप अबॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी? चलिए बेटा जी, जो बातें मैंने कही वहां पे लिखी हुई है, जो मैंने बोला, विद द हेल्प ऑफ एमनियोसिंथेसिस वी कैन आइडेंटिफाई we can identify कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया। एक्चुअली ये कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? एक्चुअली द यूरिन जो डिस्चार्ज किया था बेबी ने, कहाँ पे? एमनियोटिक फ्लूइड में। यूरिन विच इज डिस्चार्ज इन एमनियोटिक फ्लूइड by baby contains some chemicals and that chemicals are used to find out the sickle cell anemia and hemophilia। बेटा जी यहाँ पे क्या रहा है, एनसीईआरटी की कुछ लाइनें दे रखी हैं जो मैंने बता दी। आपके बहुत सारे डिसऑर्डर्स बताए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। एमनियोसिंथेसिस इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोम, ये जीन, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही क्या होते हैं? जीन्स। तो इससे जो उसके अंदर में चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड डिटरमाइन करता है सर्वाइविलिटी ऑफ द फीटस, यानी कि फीटस अगर जन्म लेता है तो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मर तो नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं एमनियोसिंथेसिस से। अगर मुझे पता चलता है कि बच्चा सफर कर रहा है एक ऐसी डिजीज से जो कि इनक्यूरेबल है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बर्थ से ही कंजेनिटल डिजीज, यानी कि बर्थ से ही उसके पास में ये डिजीज रहेगी, द डिजीज विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके बर्थ से ही वो डिजीज उसके अंदर में कंटिन्यू करेगी और हो सकता है कि 1-2-4 साल में वो मर जाए, जिसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। ठीक है? इट इज एस्टेब्लिश दैट द चाइल्ड इज लाइकली टू सफर फ्रॉम अ सीरियस यानी बहुत सीरियस बात है, इनक्यूरेबल कंजेनिटल डिफेक्ट यानी बर्थ डिफेक्ट शुरुआत से ही है। द मदर शुड गेट द फीटस अबॉर्टेड, मदर क्या कर सकती है बेटा? फीटस को अबॉर्ट कर सकती है इन सारी कंडीशन में, जो डाउन सिंड्रोम, क्लिंटन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पचाऊ सिंड्रोम, बहुत सारे और भी सिंड्रोम, जैकोब सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम के केस में, सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है, हीमोफीलिया से सफर कर रहा है, तो मदर उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। लेकिन बेटा जी इसका एक गलत इफेक्ट होने लगा, लोगों ने सेक्स को डिटरमाइन करके फीमेल फोर्टिसाइड को बढ़ावा दे दिया। तो देयर मस्ट बी, अगर आप RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर बात करें तो बेटा पूरी तरह से स्टेचुअरी बैन होना चाहिए। स्टेचुअरी बैन मतलब एकदम कंप्लीट बैन होना चाहिए ऑन द fetal sex determination through this amniocentesis। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, हम अभी उसको पढ़ते हैं। चलिए बेटा जी, तो देख लेते हैं व्हाट आर द मिसयूजेस ऑफ दिस amniocentesis। विद्या, इट इज बीइंग मिसयूज्ड टू नो द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी
यानी जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसका सेक्स डिटरमाइन करके अगर लोगों को पता चलता है कि ये एक लड़की है, तो मैं लड़की क्या करूँगा यार, दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, ये सब, ओ माय गॉड, इसको अबॉर्ट कर दो, तो ये बेटा जी अबॉर्ट कर देते हैं। ये एमनियोसिंथेसिस का मिसयूज है। तो एमनियोसिंथेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए, एमनियोसिंथेसिस पे नहीं। एमनियोसिंथेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए ताकि वो एमनियोसिंथेसिस का इस्तेमाल किसके लिए ना किया जा सके, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ना किया जा सके। बाकी सारे चीजें अगर वो कर रहे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जानना चाहते हैं, वो सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्सुअल डिटर्मिनेशन के लिए अगर करेंगे, फीमेल फिटिसाइड को अगर मारेंगे, तो वो क्या होगा बेटा, इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगेगा, कानूनी अपराध कहा गया है। इट इज बीइंग मिसयूज्ड टू नो द सेक्स ऑफ अनबोर्न बेबी फॉलोड बाय, लोग क्या करते हैं, जैसे पता चला कि लड़की है, ओ माय गॉड एबॉर्शन करा दो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ फीटस इन केस इट इज फीमेल, इसको फीमेल फिटिसाइड भी कहते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड भी कहते हैं। फीमेल मतलब लड़की, फोर्टी मतलब भैया जो लड़की कहाँ है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, साइड मींस किलिंग। स्टैट्यूटरी बैन मतलब कानूनी रूप से इस पे बैन लगाया गया है ऑन एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर कोई भी बंदा एमनियोसिंथेसिस का प्रयोग कर रहा है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसे जेल की सजा होगी। टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फोर्टिसाइड, ताकि लोग फीमेल फोर्टिसाइड ना कर पाए, ठीक है। अगर वो एमनियोसिंथेसिस का यूज कर रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जानने के लिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है, हीमोफीलिया है कि नहीं है, टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं, तो ठीक है। लेकिन बेटा अगर वो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है तो उसे सजा दी जाएगी। क्लियर है जी। फिर लास्ट में एक और बोल रहा है कि मैसिव इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बेटा, कई बार कई बीमारियां आती हैं, उनके लिए वैक्सीन डेवलप की जाती है। तो बच्चों को वैक्सीन, ऑब्वियसली आप जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे, बच्चा पैदा होता ही उसको बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती है, मम्स के लिए, मीजल्स के लिए, रूबेला के लिए। तो अगर हम ज़्यादा अगर बच्चे को बचाना चाहते हैं, बच्चे की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बच्चे को शुरू से ही हम वैक्सीन देंगे, ताकि वो उन सारे बैक्टीरिया, वायरस जो पैथोजेंस होंगे उनसे क्या करेगा, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो ही तो लड़ पाएगा, तो लड़ने की क्षमता दे पाएगा। मैसिव इम्यूनाइजेशन मस्ट बी डन अंडर RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, टू ब्रिंग आउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग वैक्सीन देते हैं टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द डिजीजेस, जैसे कि मम्स, मीजल्स और रूबेला से। बेटा आज ये बेसिक जितनी भी बातें थी, वो इम्पोर्टेंट बातें थी, वो सारी मैंने बताई कि किस तरह से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम मेंटेन करते हैं। कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल पे बात करेंगे। क्लियर है जी। आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग।